गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू फास्ट एंड फ्यूरियस क्लासेस बार। दिस इज करण कुमार शर्मा। हम लोग जो है पिछले क्लास में इनफर्टिलिटी को रीड कर रहे थे, बाध्यता को रीड कर रहे थे। बाध्यता में हम लोग जो है बहुत सारी बातें हम लोग जो है पिछले क्लास में कर रखे थे। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि बाध्यता में अभी तक हम लोग जो है क्या क्या सीखे हैं। तो इनफर्टिलिटी में हम जो सबसे पहले इनफर्टिलिटी के डेफिनेशन को सीखे, ठीक है ना। डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा बाबू कि यहाँ पर किसी किसी बुक में आपका 1 वर्ष होगा, किसी किसी बुक में 2 वर्ष होगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होता है वो 1 वर्ष होता है। क्लियर ना। अगर 1 वर्ष तक लगातार कोई दंपति लगातार असुरक्षित यौन संपर्क रख रहा है और उसके बावजूद भी वो संतान उत्पत्ति में असक्षम है, तो वह स्थिति बाध्यता कहला जाएगी। बाध्यता के टाइप को हम पढ़ चुके हैं कि बाध्यता के 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट क्या है, हम लोग बाध्यता के कारणों को समझने का कोशिश की है कि बाध्यता के कितने कारण होते हैं। तो मेनली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने 5 रीजंस को दे रखा है कि कौन जेनाइटल डिजीज जो है इनफर्टिलिटी को लीड कर सकती है, ड्रग्स जो है इनफर्टिलिटी को लीड कर सकती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है इनफर्टिलिटी को लीड कर सकती है, फिजिकल फैक्टर भी जो है इनफर्टिलिटी का एक काउस बन जाता है, कारण बन जाता है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर भी इनफर्टिलिटी का जो है कारण और रीजन बन जाता है। ये सारी चीज जो है हम पिछले क्लास में रीड कर चुके हैं, ठीक है। पुरुषों में बाध्यता के कुछ कारण, यानी कि हम पिछले स्लाइड में जो हमने सीखा था कि मेल और फीमेल में कॉमन रीजन को समझा था कि इनफर्टिलिटी का कॉमनली क्या रीजन होता है, ठीक है। सेपरेटली इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने सीखा कि सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से कंडीशन बन सकते हैं जिसमें एक मेल इनफर्टिलिटी का शिकार माना जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने जो है 10 से 11 पॉइंट्स पे चर्चा की है और सारे को जो है पिछले क्लास में अच्छे से समझा चुके हैं। क्लियर ना। नेक्स्ट जो है हम लोग फीमेल में इनफर्टिलिटी को पढ़ रहे थे कि फीमेल यदि इनफर्टिलिटी किस कंडीशन में हम कहेंगे कि फीमेल जो है वह इनफर्टिलिटी का शिकार है। तो कुछ कंडीशंस था, कुछ पॉइंट्स थे जिसको हम समझा चुके थे कि हाँ, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है फीमेल में है और ये प्रॉब्लम यदि होती है फीमेल में तो वह इनफर्टिलिटी से ग्रसित माने जाएंगे और इसी की वजह से क्या है वह प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रहे। क्लियर ना बाबू। इसके बाद जो है हम लोग समझने का कोशिश कर रहे थे ART को, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हम यहीं तक स्टडी किए थे पिछले क्लासेस में। तो हम लोग जो ART को स्टडी कर रहे थे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जो कि इसका डेफिनेशन होता है वो आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है ना बाबू। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी वह टेक्नोलॉजी है या फिर कह सकते हो वह तकनीक है जो बंध दंपतियों, यानी कि जो बाध्यता के शिकार जो दंपति होती है उसको उसको संतान सुख की प्राप्ति हो जाए, जिसके लिए जितने भी तकनीक उपयोग में लाए जाते हैं वो सारे तकनीक को हम लोग जो है सहायक जनन प्रौद्योगिकी या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन तो पढ़ ही चुके थे पिछले क्लास में कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी जो है वो है क्या। तो बाध्यता को दूर करने एवं बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति, बाध्यता को क्या करना है बाबू, सॉरी, बाध्यता को दूर करने एवं बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति, बाध्यता को दूर करने एवं बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति में सहायता के लिए प्रयोग की जाने वाली जितनी भी तकनीक होगी सबको हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी, यानी कि वैसा प्रौद्योगिकी वैसा टेक्निक जो जनन में क्या कर रही है, सहायता दे रही है। किसको सहायता दे रही है, बाध्यता से ग्रसित कपल्स को सहायता दे रही है। इसलिए वैसे तकनीक को हम लोग सहायक जनन प्रौद्योगिकी या फिर हम क्या कह लेते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, इसको शॉर्ट में क्या कह लेते हैं, ART कह लेते हैं। शॉर्ट में हम लोग को क्या कह लेते हैं, इसको ART कह लेते हैं। ART का डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा देखने को मिला है बाबू कि हमारा जो समाज है उसमें बाध्यता के लिए हमेशा हमेशा जिम्मेदार जो है स्त्री को ही माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले कुछ स्लाइड्स में हम समझने का कोशिश किए थे कि बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो मेल में इनफर्टिलिटी को क्रिएट करते हैं और बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो फीमेल में इनफर्टिलिटी को क्रिएट करते हैं। इसका मतलब सिंपल है कि मेल या तो इनफर्टिलिटी के रीजन मेल में होंगे या तो इनफर्टिलिटी के रीजन फीमेल में होंगे या तो इनफर्टिलिटी के दोनों में गड़बड़ी के कारण प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है ना। तो लेकिन भारत जो अंधविश्वासी देश है, यहाँ पर जो लोग सुनते आते हैं उसी को रिपीट करते चले जाते हैं, उसी को जो है बढ़ा चढ़ाकर जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो भारत में बाध्यता के लिए सिर्फ और सिर्फ स्त्री को जिम्मेदार माना जाता है, जबकि इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। पिछले कुछ स्लाइड्स में हम जो है इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर ना बाबू। होता क्या है कि जब इनफर्टिलिटी
के शिकार कपल वो इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं, इनफर्टिलिटी सेंटर जाते हैं, तो वहां पर जो डॉक्टर होता है सबसे पहले प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करता है कि रीजन मतलब जो काउज है वो कारण इनकी जो इनफर्टिलिटी का कारण है वो मेल में है या फीमेल में है या दोनों में गड़बड़ी के कारण जो है ये अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। तो डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है, डायग्नोस करने के बाद अगर उनको लगा कि नहीं ये जो प्रॉब्लम है वो मेडिसिन से ठीक की जा सकती है तो वहां पर मेडिसिन का उपयोग करता है। लेकिन प्रॉब्लम मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती है तब जाकर डॉक्टर क्या करते हैं, एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो कुछ समान विकार हो यानी अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम्स है तो बांध्यता क्लिनिक वाले जो डॉक्टर होते हैं ना वो औषधियों के द्वारा ही उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सॉरी बाबू। किंतु विकार औषधियों से यदि ठीक नहीं हो पाए, वो ड्रग्स से ठीक नहीं हो पाए, ऐसा विकार पता चला है कि वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए क्या करना होगा, अब एआरटी का सहायता लेना पड़ेगा। तो क्या हमने बोला कि पहले डॉक्टर मेडिसिन की सहायता से विकार को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किंतु विकार औषधियों से ठीक नहीं हो पाए तो डॉक्टर क्या करते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं। और इसकी सहायता से वो कोशिश करते हैं कि जो इनफर्टिलिटी से ग्रसित जो हमारे पास कपल आए हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति हो जाए, स्त्री जो है वो बच्चे को या आप कह सकते हो प्रेगनेंसी को कंसीव कर ले, अपने संतान को जन्म दे। क्लियर ना बाबू। तो किंतु विकार औषधियों से यदि ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से बाध्यता को दूर करते हैं। और सहायक जनन प्रौद्योगिकी में बहुत सारे विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी में कुछ जो विधि प्रयोग में लाए जाते हैं उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कृत्रिम विडिसेचन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कृत्रिम विडिसेचन क्या है तो सबसे पहले तो यह बताना है कि यह सहायक जनन प्रौद्योगिकी की एक विधि है, क्योंकि सहायक जनन प्रौद्योगिकी में बहुत सारे मेथड्स है जिसमें से किसी एक मेथड का इस्तेमाल करके डॉक्टर क्या करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन से कंडीशन में कौन से मेथड को प्रयोग में लाना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनमें से कोई एक मेथड का डॉक्टर प्रयोग करता है और प्रयोग करके वो इनफर्टिलिटी को दूर करने की कोशिश करता है। तो वहां पर एक मेथड यहाँ पर क्या है, कृत्रिम विडिसेचन, ठीक है ना। तो कृत्रिम विडिसेचन क्या है, तो सिंपल आप कह लीजिए कि यह एआरटी की यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक मेथड है, क्लियर ना। जिसमें क्या होगा वो हम आगे के स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो मेथड हो गया पात्र निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको फुल फॉर्म में IVFET कहते हैं। आगे हम बात करेंगे क्यों इसको IVFET कहते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट मेथड जो है वो है इन वीवो फर्टिलाइजेशन यानी जीवे निषेचन। तो ये तीन चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके बुक का जो एनसीईआरटी आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एआरटी के मेनली तीन ही मेथड्स को दे रखे हैं। हाँ, इसके अंदर जो सब मेथड्स हो सकते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तीन ही विधि दी गई है। पहला क्या है, कृत्रिम विडिसेचन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दूसरा क्या है, पात्र निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग IVFET कहते हैं। तीसरा क्या है, जीवे निषेचन यानी इन वीवो फर्टिलाइजेशन जिसको IVF गिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कृत्रिम विडिसेचन यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में AI कहते हैं। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृत्रिम विडिसेचन से आप क्या समझते हैं, जो कि ART का पहला मेथड है। हाँ या ना बाबू। तो कृत्रिम विडिसेचन से हम समझते क्या है, तो हमको डिफाइन करना है कि कृत्रिम विडिसेचन के दौरान जो है किया क्या जाता है, ठीक है ना। तो कृत्रिम विडिसेचन से आप क्या समझते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सप्लेन आपको करना है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल वर्ड का हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। यदि मेल नेचुरल प्रोसेस यही है कि जो कपल है उसके मेल क्या करेंगे, अपने पेनिस की सहायता से अपने स्पर्म को इजेकुलेट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फीमेल बॉडी के वेजाइना, ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन किसी कारणवश मेल जो है अपने सीमेन को वह फीमेल बॉडी के वेजाइना में ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम बढ़ी है। तो वहां पे डॉक्टर क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से यानी कि वहां पर कुछ विशेष प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं और यंत्र की सहायता से शुक्राणुओं को फीमेल बॉडी के वेजाइना में या फिर यूटरस में या फिर फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर किया जाता है। हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मादा के गर्भाशय यानी गर्भाशय या फिर योनि,
या तो हम गर्भाशय में ट्रांसफर करते हैं या फिर कहाँ करते हैं, योनि में ट्रांसफर करते हैं। कृत्रिम विडिसेचन के दौरान शुक्राणु को यंत्र की सहायता से या तो मादा के गर्भाशय या तो योनि में ट्रांसफर किया जाता है। तो मादा के गर्भाशय योनि में सीधा यंत्र की सहायता से शुक्राणुओं को स्थानांतरित करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होगी उसको हम कृत्रिम विडिसेचन या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या शॉर्ट में उसको एआई कहेंगे। क्लियर ना बाबू? तो मादा के गर्भाशय में या फिर उसके योनि में सीधा यंत्र की सहायता से, वहां पर मेल पेनिस की सहायता से ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, यंत्र की सहायता से शुक्राणुओं को, फीमेल का जो मेल का जो शुक्राणु है उसको प्राप्त करेंगे, यंत्र के अंदर लोड करेंगे, डिवाइस के अंदर लोड करेंगे और उस यंत्र की सहायता से जो इनफर्टिलिटी से ग्रसित जो महिला है उसके या तो गर्भाशय यानी यूटरस में या तो वेजिना यानी योनि में ट्रांसफर कर देंगे। और इसी प्रक्रिया को हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर हम लोग एआई शॉर्ट में कहते हैं। क्लियर ना? अब बात ये उठती है कि कौन सा स्थिति होगा जिसमें कृत्रिम विडिसेचन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर जो है कृत्रिम विडिसेचन का प्रयोग करते हैं ताकि ये दंपति क्या है कि अपने बच्चे को जन्म दे सके, प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके और संतान सुख की प्राप्ति कर सके। तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं कि कौन सी स्थिति में डॉक्टर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल मेथड का इस्तेमाल कर सकता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है कि कृत्रिम विडिसेचन तकनीक को निम्न स्थिति में, यहाँ पर हम कुछ कंडीशन को देखेंगे कि किस कंडीशन में डॉक्टर जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विधि का प्रयोग करता है। ठीक है ना? तो पहला क्या है, यदि पति का जो वीर्य है उसमें शुक्राणु काफी कम है। पहला कंडीशन क्या है, कोई इनफर्टाइल कपल जो है पहुंचा कहाँ, इनफर्टिलिटी सेंटर में, वो क्या हुआ कि मेल का भी चेकअप हुआ, फीमेल का भी चेकअप हुआ। तो प्रॉब्लम कहाँ पता चला कि फीमेल जो है पूरी तरह से ठीक है, लेकिन मेल का जो सीमेन टेस्ट हुआ, मेल का जो सीमेन टेस्ट हुआ तो पता चला कि मेल का जो सीमेन है उसमें स्पर्म की काउंटिंग काफी कम है। ठीक है ना? और जब काफी कम अमाउंट में स्पर्म है तो जब ये फीमेल क्या कर रहा है, अपने सीमेन को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर रहा है, तो कम अमाउंट में स्पर्म होने के कारण वो रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, वो फैलोपियन नलिका तक फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच नहीं पा रहे। तो यहाँ पर जरूरत है कि डॉक्टर क्या करे कि बहुत सारा सीमेन को मेल बॉडी से कलेक्ट करे। ठीक है ना? और उस सीमेन से बहुत सारे स्पर्म को आइसोलेट करे और उसको क्या करे, यंत्र में लोड करे। ठीक है ना? और लोड करके फीमेल बॉडी के वेजाइना में स्पर्म को भारी मात्रा में ट्रांसमिट करे ताकि स्पर्म जो है आसानी से, आपने पढ़ा है ना कि बहुत सारे स्पर्म, करोड़ों की संख्या में स्पर्म ट्रांसमिट होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, लेकिन उसमें से कुछ ही स्पर्म जो है फैलोपियन नलिका तक पहुंचते हैं और सिर्फ सिंगल स्पर्म ही क्या है, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितनी अधिक की संख्या में स्पर्म जो है ट्रांसमिट होंगे फीमेल बॉडी के वेजाइना में, उतना अधिक प्रोबेबिलिटी बनता है फर्टिलाइजेशन का। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या देखने को मिला कि जो पति है, ठीक है ना, जो पति है वो उसके वीर्य की जब टेस्टिंग हुई, उसकी सीमेन की जब टेस्टिंग हुई, पता चला कि लो स्पर्म काउंटिंग है, यानी कि शुक्राणुओं की संख्या काफी कम है और यही वजह है उनके इनफर्टिलिटी की। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस का प्रयोग करेंगे। चलिए दूसरा, पति के शिश्न की उत्थानशीलता में कमी है। चलिए क्या हुआ कि कोई दूसरा पेशेंट, ठीक है ना, दूसरा इनफर्टिलिटी से ग्रसित जो है कपल, वो पहुंच गए इनफर्टिलिटी सेंटर। वहां पे डॉक्टर ने क्या किया, मेल का भी चेकअप किया, फीमेल का भी चेकअप किया। पता चला फीमेल जो है पूरी तरह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेल का जब क्या हुआ कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्ट हो रहे थे तो वहां पे क्या पता चला कि मेल के जो पेनिस है वह इंटरकोर्स के दौरान उसमें हार्डनेस देखने को नहीं मिली। क्योंकि आपने देखा था ना कि आप जानते भी हो कि क्या होगा कि जब तक पेनिस, जो मेल का जो पेनिस होता है वह इंटरकोर्स के दौरान उनमें हार्डनेस होनी चाहिए, तभी जाकर वो पिंडअप हो पाते हैं फीमेल बॉडी के वेजाइना में, और तभी वो अपने सीमेन को, यानी मेल अपने सीमेन को फीमेल बॉडी के वेजाइना में ट्रांसमिट कर पाएंगे। लेकिन अगर पेनिस जो है, यदि पेनिस जो है इंटरकोर्स के दौरान उसमें हार्डनेस देखने को नहीं मिलेगी तो वो अच्छी तरह से फीमेल बॉडी के वेजाइना में पिंडअप नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से स्पर्म का इजैकुलेशन होने में या फिर नेचुरल इंसेमिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो उन्होंने क्या देखा कि इनकी पति का क्या है कि
इरेक्टाइल मसल जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि जो पति है वो अपने स्पर्म को नेचुरली फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर भी डॉक्टर फिर से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वहां पर मेल से स्पर्म को कलेक्ट कर लेंगे, सीमेन, पहले तो सीमेन को कलेक्ट करेंगे, फिर उससे स्पर्म को आइसोलेट कर लेंगे और उस स्पर्म को लोड करेंगे डिवाइस में, और उस डिवाइस की सहायता से वो आर्टिफिशियली उस स्पर्म को फीमेल बॉडी के वेजाइना या फिर यूट्रस में ट्रांसमिट कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम्स अगर डॉक्टर को नजर आए तो वहां पर क्या है कि कृत्रिम विनिषेचन कर सकता है। तीसरा प्रॉब्लम, तीसरे टाइप का प्रॉब्लम, पति के वीर्य में उपस्थित जो शुक्राणु है उसकी गतिशीलता कम है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि ऐसा समझता है कि यदि कोई इनफर्टाइल कपल जो है इनफर्टिलिटी सेंटर गया, डॉक्टर ने क्या किया, मेल का भी चेकअप किया, फीमेल का भी चेकअप किया, फीमेल जो है पूरी तरह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल में क्या पता चला कि मेल की जब सीमेन की टेस्टिंग हुई और सीमेन में उपस्थित स्पर्म की टेस्टिंग हुई तो पता चला कि स्पर्म में मोटिलिटी कम है, यानी कि जितनी गति से उसको वेजाइना से यूट्रस में जाना चाहिए, यूट्रस से फैलोपियन नलिका तक पहुंचनी चाहिए थी, उतनी गति उसमें देखने को नहीं मिल रही है। और इसी वजह से नेचुरल इंसेमिनेशन के दौरान, ठीक है ना, नेचुरल इंसेमिनेशन के दौरान क्या देखने को मिल रहा है कि शुक्राणुओं में गति कम होने के कारण वो अपने डेस्टिनेशन यानी फैलोपियन ट्यूब तक वो पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि उसकी गति कम है, उसकी क्या है मोटिलिटी काफी कम है और रास्ते में वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पति के, तो वहां पर भी जरूरत पड़ती है कि अब डॉक्टर क्या करेंगे कि पहले क्या कर रहे थे कि नेचुरल इंसेमिनेशन होगा तो उनके पति अपने पेनिस के द्वारा स्पर्म को ट्रांसफर कर रहे थे वेजाइना में, उनको वेजाइना से लेकर जाना पड़ रहा था फैलोपियन नलिका में। अब क्या था, स्पर्म की मोटिलिटी कम है तो रास्ते तक जाते जाते ही थक जाते, वो फैलोपियन नलिका तक पहुंच नहीं पाता। तो डॉक्टर क्या करेंगे, स्पर्म को सीधा यूट्रस में ट्रांसफर, क्योंकि नेचुरली अगर पति ट्रांसमिट करेगा तो वो वेजाइना में करेगा, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर क्या किया, वेजाइना की जगह क्या किया कि उसने यूट्रस में ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं फैलोपियन नलिका में भी कभी कभी ट्रांसमिट कर देता है, जिससे उनका जो डिस्टेंस है वो कम जाता है। जब डिस्टेंस कम होगा तो वो आसानी से फैलोपियन नलिका तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो यहाँ पर भी अगर शुक्राणु की गतिशीलता में कमी देखने को मिला तो इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए डॉक्टर को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड का सहारा लेना पड़ता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, यदि प्रॉब्लम क्या दिखा कि पति के वीर्य में शुक्राणु बिल्कुल नहीं है, एंजियोस्पर्मिया जैसी कंडीशन है, शुक्राणु देखने को नहीं मिल रहा, मतलब जो पति है उनके शरीर में गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रहा, स्पर्म नहीं बन रहा, फीमेल ठीक ठाक है, उनमें ओवुलेशन हो रहा है, सारा कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मेल में दिक्कत है, ठीक है ना। दिक्कत क्या है कि टेस्टिस के अंदर क्या हो रहा है कि आप कह सकते हो कि प्राइमरी टेस्टिकुलर फेल्यूर, इस कंडीशन को कहते हैं कि टेस्टिस जो है वो क्या कर रहा है कि स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं कर रहा है। तो जब गैमेट बनेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो जाइगोट कहाँ बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो आगे की प्रोसीड्यूर कहाँ से होंगे बाबू। तो स्पर्म यहाँ पर बिल्कुल भी एब्सेंट देखने को मिल रहा है, कहाँ देखने को मिल रहा है, मेल के सीमेन में। क्लियर है। तो वहां पर डॉक्टर क्या करते हैं कि अब तो पहले तो मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करेंगे कि चलो किसी तरह से क्या हो जाए, मेल के बॉडी में जो है स्पर्म बनने शुरू हो जाए। लेकिन अगर नहीं बन पाया, उसको मेडिसिन से नहीं ठीक हो पाया, तो वहां पर डॉक्टर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोसेस का यूज करेंगे और वहां पर उस पति को छोड़ के, यानी उस पति के पास तो भी स्पर्म ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, डोनर, जैसे बीकी डोनर मूवी देखे हो ना बाबू, ठीक है ना। तो बहुत सारे डोनर्स बैंक होते हैं जो कि स्पर्म को डोनेट करते हैं, ठीक है ना, जहां पर लोग स्पर्म को डोनेट करते हैं और उस स्पर्म को लाया जाता है, उस स्पर्म को इनफर्टिलिटी सेंटर के जो डॉक्टर है वो लाते हैं और उस स्पर्म को ट्रांसमिट कर देते हैं इनफर्टिलिटी से ग्रसित महिला के शरीर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पर्म जो यूज हो रहा है वह कह सकते हो कि स्पर्म हस्बैंड का यूज नहीं हो रहा है, वो किसी डोनर का यूज हो रहा है। लेकिन प्रोसेस क्या यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर ना। तो यहाँ पर दो टर्म आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्या दिमाग में रखना चाहिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है AI। क्लियर ना। और डैश देकर अगर ये H लगा देते हैं, मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया किसका, हस्बैंड के स्पर्म का। लेकिन अगर डोनर से स्पर्म लाके इंसेमिनेट किया गया तो लिखा होगा, या फिर आप कह सकते हो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ डोनर, यानी AIH। क्लियर ना बाबू। तो यहाँ देख लेते हैं। तो चौथे नंबर कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर डोनर से, यहाँ पर क्या करना होगा, डोनर से स्पर्म को मंगाना होगा और स्पर्म को मंगाकर फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। यदि पति क्या मिले,
कपल की चेकअप हुई, पता चला कि जो पति है वो क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है, और जो भी क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित नर होते हैं, जो क्लाइंट-फेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो नर होते हैं, उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर से डोनर से स्पर्म लाना पड़ेगा, और डॉक्टर क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करेंगे उनके पत्नी में। क्लियर है? नेक्स्ट, मादा में जनन तंत्र। अब ये फीमेल में दिक्कत है। यहाँ तक जो दिक्कत देखने को मिला वो कहाँ देखने को मिला, यहाँ तक जो दिक्कत देखने को मिला वो मेल में मिला, और ये एक दिक्कत जो है वो फीमेल में। उन्होंने फीमेल और मेल दोनों का चेकअप किया, पता चला मेल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल में पता चला कि थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या आ रही है कि जो मादा में जो जनन तंत्र है, और जनन तंत्र में आपको पता है कि ग्रीवा होता है, सर्विक्स होते हैं, आप पढ़े हो क्या होते हैं, सर्विक्स होते हैं। ग्रीवा होता है यानी सर्विक्स होता है। तो जो सर्विक्स है, सर्विक्स के पास से म्यूकस रिलीज होता है। वो म्यूकस क्या है, जरूरत से अधिक गाढ़ा है, या और उसकी वजह से क्या हो रखा है, उसकी वजह से जो सर्विक्स की ओपनिंग है वो पूरी तरह से खुल नहीं पा रही है, जिसके कारण क्या है कि मेल क्या कर रहा है, अपने स्पर्म को वेजाइना में ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन ओपनिंग अवरुद्ध होने के कारण, टेम्पोररी ब्लॉक्ड होने के कारण स्पर्म क्या है कि वह यूट्रस में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो वो फेलोपियन नलिका तक नहीं पहुंच रहा है। श्लेष्म गाढ़ा है, उसी में उलझ के रह जाते हैं स्पर्म, वो ऊपर नहीं चढ़ पाता है। तो ये प्रॉब्लम में क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम फीमेल में, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी डॉक्टर क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रयोग करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, उसके हस्बैंड से स्पर्म को कलेक्ट करके फीमेल बॉडी के सीधे यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि आसानी से फर्टिलाइजेशन हो जाए और ब्लॉकेज जैसा कोई कंडीशन देखने को ना मिले। तो ये चीजें थी आपका क्या, कृत्रिम विडिसेचन से आप समझते क्या हो, डेफिनेशन आपने रीड कर लिया, थोड़ी बहुत आपने देखा कि कौन सी स्थिति है जिस स्थिति में डॉक्टर क्या है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ कि सबसे पहले क्या करते हैं, हस्बैंड से, 1 मिनट बाबू, सबसे पहले क्या करते हैं, हस्बैंड से क्या कलेक्ट कर लेते हैं, स्पर्म को कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। लेबोरेटरी में इसकी थोड़ी प्रोसेसिंग चलती है, क्योंकि आपने देखा था ना एक प्रोसेस होता है कैपेसिटेशन, ठीक है ना। तो थोड़ी प्रोसेसिंग इसके लेबोरेटरी में इसकी थोड़ी प्रोसेसिंग चलती है, थोड़ी इसको एक्टिवेट किया जाता है, या फिर थोड़ी साफ सफाई की जाती है, ताकि ये और भी प्रभावी तरीके से फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक डिवाइस को प्रयोग में लाया जा रहा है, यहाँ पर एक डिवाइस को प्रयोग में लाया जा रहा है, और इस डिवाइस में ऑलरेडी डॉक्टर ने क्या किया कि स्पर्म को फिलअप करके रखा है। किसको रखा है, स्पर्म को फिलअप करके रखा है, और स्पर्म को क्या किया जा रहा है, सीधा ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ यूटरस में। कहाँ बाबू, यूटरस में, और जहां से ये स्पर्म जो धीरे धीरे मूव करके वो फेलोपियन नलिका में उपस्थित जो ओवा है इससे जाकर फर्टिलाइज हो जाएगी, और ये महिला क्या है, प्रेग्नेंट हो जाएगी, प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकेगी, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला, ठीक है। अब ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म जो है डोनर से भी कलेक्ट किया जा सकता था, ठीक है ना। तो यदि डोनर से कलेक्ट किया जाएगा, यदि डोनर से, हस्बैंड से किया गया, तो हमने क्या लिखा, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ किसका, तो हस्बैंड के स्पर्म का। लेकिन यदि डोनर का किया जा रहा है, कहीं दूसरे जगह से मंगाया गया, डोनर बैंक से मंगाया गया, तो इसको लिखेंगे AID लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और किसका इंसेमिनेशन हुआ, तो डोनर का, हस्बैंड के स्पर्म का इंसेमिनेशन जो है फीमेल बॉडी के अंदर नहीं किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है, डोनर का किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है 2 टाइप के हो सकते हैं, किस आधार पे, कि जो स्पर्म विडसेचन, कृत्रिम विडसेचन में यूज किया जा रहा है वो स्पर्म किसका है। यदि हस्बैंड का स्पर्म है तो AIH यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय व्हाट, हस्बैंड। लेकिन यदि डोनर का है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय किसका, डोनर हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल, अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पूछे अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ स्पर्म, स्पर्म कहां से मिला, स्पर्म के स्रोत कहां से है, हस्बैंड से है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड, डोनर से है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ डोनर, सिंपल ना। चलिए यहां पर हम देखते हैं कि क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है वो इंसेमिनेशन के स्थान के आधार पे 2 तरह के हो सकते हैं। इंसेमिनेशन के स्थान के आधार पे 2 तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना डायग्राम में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, वेट अ मिनट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये डिवाइस है, और इस डिवाइस के अंदर क्या किया गया है कि इस डिवाइस के अंदर स्पर्म
इस डिवाइस के अंदर क्या किया गया, स्पर्म को डाल दिया गया और स्पर्म को सीधा इंसेमिनेट कर दे रहा है। यहाँ पर क्या किया गया, इंसेमिनेशन कर दिया गया, इंसेमिनेशन कर दिए, ठीक है ना, इंसेमिनेट कर दिए। कहाँ कर दिए, तो यूटेरस में कर दिए। ये जगह क्या है बाबू, यूटेरस है ना, तो कहाँ इंसेमिनेट किए, यूटेरस में किए, गर्भाशय में किए, ठीक है ना। तो इस तरह के जो इंसेमिनेशन होंगे, यहाँ पर इंसेमिनेशन यूटेरस में हो रहा है तो इसको बोलेंगे इंट्रा, यानी इंट्रा यूटेराइन, यानी कि यूटेरस के अंदर, इंट्रा यूटेराइन क्या किया गया, इंसेमिनेशन किया गया, ठीक है ना। यदि इंसेमिनेशन यूटेरस में किया जाए, स्पर्म को ट्रांसफर यूटेरस में किया जाए तो उसको बोलेंगे IUI, यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्लियर ना बाबू, ये टर्म याद रखना है कि पहले तो सोर्स के आधार पे कि स्पर्म कहाँ से मिला था, तो स्पर्म के आधार पे हमने क्या किया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ डोनर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड, हमने दो टर्म यूज किया। लेकिन अब वो जो स्पर्म है उसको ट्रांसफर कहाँ किया जा रहा है, वेजाइना में किया जा रहा है या फिर यूटेरस में, यूटेरस में किया जाएगा तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यदि वेजाइना में किया जाएगा तो इंट्रा। यहाँ पर देखा ना आपने, कहाँ ट्रांसमिट हुआ, यूटेरस में, और यहाँ कहाँ किया जा रहा है, वेजाइना में। आप देख पा रहे हो, ये है वेजाइना, ये है वेजाइना, और ये क्या है, यूटेरस है, ये क्या है, यूटेरस है। क्लियर ना, तो ये जो है वेजाइना था, ये वेजाइना है, ये वेजाइना है, और ये क्या है, यूटेरस है, ठीक है ना बाबू। आप देख पा रहे हो ये क्या है, यूटेरस है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट स्लाइड में आप क्या देख पा रहे हो, फर्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हो कि ट्रांसमिशन जो हुआ वो यूटेरस में हुआ, इसीलिए हमने क्या नाम रख दिया, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। लेकिन दूसरे पिक में आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो इंसेमिनेशन हुआ वो इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन। तो सॉरी बाबू, यहाँ पर आई कर दीजिएगा, इंसेमिनेशन टी नहीं होगा, आई होगा, ठीक है ना। IUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। IVI का मतलब होगा इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन। तो किस जगह पर, वेजाइना में किया जा रहा है तो इंट्रा वेजाइनल इंसेमिनेशन, अगर इंसेमिनेशन यूटेरस में किया जा रहा है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये दोनों का फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना बाबू। चलिए ठीक है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा कि बताइए IUI क्या है, ठीक है ना। तो IUI जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक टाइप है जिसमें स्पर्म को यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपसे पूछे IVI क्या है, तो यह भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एक टाइप है जिसमें स्पर्म को वेजाइना में ट्रांसमिट किया जाता है। आई थिंक ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि सोर्स के आधार पे, यानी शुक्राणु की प्राप्ति हम कहाँ कर रहे हैं, शुक्राणु की प्राप्ति के आधार पे ब्लड स्टेशन कितने तरह के हो गए, दो तरह के, ठीक है ना। यदि हमने हस्बैंड से प्राप्त किया है, ठीक है ना, यदि हमने हस्बैंड से प्राप्त किया है, किससे किया है, हस्बैंड से प्राप्त किया है, पति से प्राप्त किया है, तो हम क्या किए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ क्या लिख दिए, H लिख दिए। यदि पति का शुक्राणु स्त्री के जनन पथ में स्थानांतरित किया जा रहा है तो AIH कहेंगे या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हस्बैंड कहेंगे, ठीक है ना। यदि पति जो है स्पर्म बना ही नहीं पा रहा है, यदि पति से हम स्पर्म प्राप्ति नहीं कर पा रहे, हमको डोनर से सहायता लेना पड़ रहा है, डोनर बैंक से स्पर्म मंगाने पड़ रहे हैं, यानी वहां पर जो स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर डाला जा रहा है वो किस टाइप का है, यदि किसी अन्य दाता बैंक यानी डोनर बैंक से स्पर्म को प्राप्त करके स्त्री के जनन पथ में स्थानांतरित करते हैं तो ये जो प्रक्रिया कहला जाएगी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ डोनर, यानी AID, ठीक है ना, AID, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और D फॉर व्हाट, डोनर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ डोनर कहा जाता है। क्लियर ना बाबू। चलिए ये तो समझ में आ गई शुक्राणु के प्राप्ति के आधार पर। शुक्राणु के स्थानांतरण स्थल के आधार पर कि शुक्राणु आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दौरान फीमेल बॉडी के किस स्थान पे स्पर्म को ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो दो ही स्थान होंगे, या तो वेजाइना में या तो यूटेरस में। क्लियर ना बाबू, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यदि डॉक्टर ने क्या किया, वेजाइना में ट्रांसफर किया स्पर्म को, तो इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन। तो हमने क्या लिखा, यदि शुक्राणु स्थानांतरण जो हो रहा है वो स्त्री जनन पथ के किस जगह पर, योनि में यानी वेजाइना में, योनि में यानी कहा बाबू, वेजाइना में ट्रांसफर हो जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे अंतरा योनि ब्लड सेचन या फिर इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन, इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन कहा जाता है। क्लियर है। यदि यूटेरस में करेंगे तो क्या कहेंगे, IUI कहेंगे, यानी इंट्रा यूटेराइन
इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो हमने क्या लिखा, यदि शुक्राणु का स्थानांतरण कृत्रिम वीर्यसेचन जो किया जा रहा है वह स्त्री के जनन पथ के कहा, गर्भाशय में, यानी आप कह सकते हो इसको यूटेरस में। कहाँ कर रहे हो, यूटेरस में कर रहे हो, ठीक है ना। तो यूटेरस में किया जाए तो, यहाँ पर तो छूट गया बाबू, थोड़ा कर लीजिएगा, तो इसे अंतरा गर्भाशयी वीर्यसेचन यानी कि IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। आई थिंक आई एम क्लियर। आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई, ठीक है ना। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इंसेमिनेशन को जब हम समझ गए हैं तो हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो हमने अभी क्या कवर किया, इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए 3 मेथड्स को हमने देखा था। पहला जो मेथड था, जो कि ART के 3 मेथड्स, पहला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा पात्रे निषेचन यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और तीसरा मेथड क्या हो जा रहा है, इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी कि जीवे निषेचन जिसको हम कह लेते हैं, ठीक है ना। तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन समझ चुके हैं, अब क्या करेंगे, पात्रे निषेचन या फिर जिसको हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर ना बाबू। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि पात्रे निषेचन की व्याख्या करें। आपको एक्सप्लेन करना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की व्याख्या करना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी से आप क्या समझते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी की व्याख्या करना है। क्यों, क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। आगे हम समझेंगे बात को, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं। तो पात्रे निषेचन होता क्या है, पात्रे का मतलब क्या, पात्र का मतलब कोई बर्तन, ठीक है ना। पात्र का मतलब हो गया कोई बर्तन में क्या कराया जा रहा है, निषेचन कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो निषेचन बॉडी में नहीं हो रहा है, आउटसाइड दी बॉडी। लेबोरेटरी में डॉक्टर क्या कर रहा है, मेल से स्पर्म प्राप्त कर लिए, फीमेल से ओवा प्राप्त कर लिया, और उसका जो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं लेबोरेटरी में, किसी पात्र में, किसी बर्तन में, चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो जाए, फनेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, या तो कोई पेट्री डिस्क हो जाए, उसमें पेट्री डिस्क हो जाए, उसमें क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। यानी कि फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है आउटसाइड दी बॉडी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर कराया जाता है। तो वहां पर आपको चूज करना है, यदि IVF लिखा हुआ है, ET लगा हुआ है, ठीक है ना, IVF ET, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, तो वहां पर सिंपल फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर हो रहा है, ठीक है ना बाबू। डॉक्टर फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर करवा रहे हैं, लेबोरेटरी में करवा रहे हैं, कृत्रिम माध्यम में करवा रहे हैं। क्लियर है। तो पात्रे निषेचन की व्याख्या करना, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पात्रे निषेचन का अर्थ क्या होता है। तो पात्रे निषेचन का अर्थ होता है निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम में कराना, ठीक है ना। प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम में कराना ही क्या कहलाता है, पात्रे निषेचन कहलाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर इन विट्रो का मतलब क्या हुआ, पात्रे निषेचन का मतलब हुआ कि इस निषेचन की प्रक्रिया जो कराई जा रही है वो शरीर से बाहर किसी प्रयोगशाला में कृत्रिम माध्यम में कराया जा रहा है, शरीर के अंदर नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर लेबोरेटरी में हो रहा है। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है टेस्ट ट्यूब में भी कराया जा सकता है। इसके अलावा जनरली जो है पेट्री डिस्क का यूज होता है, ठीक है ना बाबू। तो टेस्ट ट्यूब की फर्टिलाइजेशन जो है टेस्ट ट्यूब में भी कराया जा सकता है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए निम्न में से कौन सा मेथड है जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, और वहां पर लिखा रहा है AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिफ्ट, ऐसे जो है बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो वहां पर आपको जो है टिक करने हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। क्लियर ना। तो इसे टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात ये उठती है कि हमने समझा था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विधि कब डॉक्टर यूज करेंगे, कौन सी कंडीशन में यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी हम वही चीज समझेंगे कि कौन सा कंडीशन होगा कि डॉक्टर को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन काम में नहीं आएगा और वहां पर उसको करवाना पड़ जाएगा। क्या करवाना पड़ जाएगा, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इस टॉपिक से जो थोड़ा पेचीदा आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि तकनीक का प्रयोग यानी कि IVF मेथड का जो प्रयोग करते हैं वो निम्न स्थिति में करते हैं। पहला, यदि फैलोपियन ट्यूब, कोई कपल क्या है कि वो इनफर्टिलिटी सेंटर गया, पता चला कि वो इनफर्टिलिटी का शिकार है, डॉक्टर ने मेल और फीमेल दोनों का चेकअप कराया और पता क्या चला कि मेल जो है ठीक ठाक है और फीमेल का जो फैलोपियन नलिका है वो अवरुद्ध है, फैलोपियन नलिका ब्लॉक है। तो उस कंडीशन में
क्या कराना हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करानी होगी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब यदि ब्लॉक है तो ओवा आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे ब्लॉकेज के कारण, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन में रुकावट आ रही है। तो फर्टिलाइजेशन हम शरीर से बाहर करा लेंगे और जो निर्मित जाइगोट होगा या निर्मित जो एम्ब्रियो होगा उसको हम फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, आगे की प्रक्रिया समान चलेगी। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है कि फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो पहली कंडीशन में फर्टिलाइजेशन शरीर में नहीं हो रहा है, शरीर के बाहर करा देते हैं। दूसरा, यदि स्त्री में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना, कि ऐसा पता चला कि फीमेल का चेकअप हुआ और फीमेल में क्या हो रहा है कि oogenesis ही नहीं हो रहा है, oogenesis नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पर करना क्या होगा कि डोनर से ओवा लाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा था तो डोनर से स्पर्म लाए थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, oogenesis नहीं हो रहा है फीमेल में तो डोनर से ओवा लाएंगे, ठीक है। उसका फर्टिलाइजेशन जो है शरीर से बाहर करवा देंगे लेबोरेटरी में और फिर उस फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक था। सिर्फ क्या देखने को मिला कि ये बॉडी जो है वो ओवुलेशन नहीं कर पा रही है, स्पर्म का अंडोत्सर्ग नहीं हो पा रहा है, बाकी कुछ सब कुछ नॉर्मल जैसा दिख रहा था। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि वहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का यूज डॉक्टर करेंगे। तो दूसरा कंडीशन क्या है, यदि स्त्री में मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा, ठीक है, एवं साथ साथ इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन भी आ जाए कि फैलोपियन नलिका भी क्या है, अवरुद्ध है, ठीक है, या फैलोपियन नलिका में भी प्रॉब्लम है, फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, यदि नर के शुक्राणु में निषेचन की क्षमता ना हो, इस कंडीशन में भी कि पता चला कि मेल और फीमेल गए, फीमेल का भी चेकअप हुआ, मेल का भी चेकअप हुआ, मेल में फॉल्ट निकला, फीमेल जो है पूरी तरह से ठीक है। मेल में क्या फॉल्ट निकला कि मेल में स्पर्म की क्वांटिटी अच्छी है, मोटिलिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन जब वो ओवा के पास पहुंचता है तो वो निषेचित ही नहीं हो पाता है। तो करना क्या होगा, अब इसको निषेचन जबरदस्ती करवाना होगा। तो फिर से मेल से क्या करेंगे, स्पर्म प्राप्त कर लेंगे, फीमेल से ओवा प्राप्त कर लेंगे और लेबोरेटरी में क्या करेंगे, इंसेमिनेशन करवाएंगे, देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन जो है मेनली हमने एक्सट्रैक्ट किया है आपके एनसीईआरटी से। तो ये तीन कंडीशन में क्या है कि टेस्ट ट्यूब प्रोसेस का या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का यूज जो है डॉक्टर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि बेसिकली अगर पहला कंडीशन हो, यदि फैलोपियन नलिका अवरुद्ध हो, तो वहां पर किस तरह से डॉक्टर जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आप बात को समझने का कोशिश कीजिएगा कि देखिए करते क्या है, यदि फैलोपियन नलिका क्या है, ब्लॉक्ड है, फैलोपियन नलिका जो है ब्लॉक्ड है, ठीक है ना। तो फैलोपियन नलिका आप जानते हो ना बाबू, फैलोपियन नलिका ब्लॉक्ड है, बाकी सब कुछ जो है वो ठीक ठाक जैसा ही। चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए ये हमने क्या किया, ये हो गया वेजाइना और यहाँ पर हम सर्विक्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्विक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन देखने को मिल रहा है कि फैलोपियन नलिका जो है अवरुद्ध है, ठीक है ना। फैलोपियन नलिका जो है वो किसी भी तरह से क्या है, अवरुद्ध है, ब्लॉक्ड है, चाहे वहाँ पे सिस्ट जमा है या फिर इन्फेक्शन के कारण या फिर आपका तो इन्फ्लामेशन के कारण या कभी चोट लगी थी वो नली दब गया, ये कोई भी कारण हो सकता है। फैलोपियन नलिका जो है ये ब्लॉक्ड है, लेकिन ओभरी क्या कर रहा है, ओभा बना रहा है, ओभरी क्या कर रहा है, ओभा बना रहा है, ठीक है ना। तो ओभरी से क्या होगा, ओभा तो निकलेगा, ओभा निकल कर क्या है कि वो फैलोपियन नलिका में पहुंचेगा, ठीक है। फैलोपियन नलिका में ओवा पहुंचेगा, लेकिन स्पर्म जब आएगा तो ब्लॉक होने के कारण स्पर्म और ओवा एक दूसरे से मिल नहीं पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्पर्म और ओवा का जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन रुक रही थी। अब करना क्या होगा, तो देखिए करते क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो प्रीत स्त्री आई है, ठीक है ना, मेल आया था और फीमेल आई था, ठीक है ना, दो आए थे। अब क्या हुआ कि जो फीमेल है इसको क्या करेंगे, इसको इंजेक्शन देंगे, क्या देंगे, FSH इंजेक्शन देंगे और LH इंजेक्शन देंगे। बताइए आप जरा सा नीचे लिख के बताइए क्या होगा। अगर फीमेल में हम FSH LH इंजेक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या करवा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा ओवरडोज दे रहे हैं FSH और LH का, जिसकी वजह से फीमेल में क्या होगा, तो फीमेल में क्या होगा कि बहुत सारे फॉलिकल ग्रोथ हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल जितना FSH उनके बॉडी में है उससे कई गुना अधिक FSH और LH हम ट्रांसमिट कर दिए उनके बॉडी में। तो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा कि बहुत सारे ओभा जो है ओभा रिलीज हो जाएंगे, बहुत सारे ओभा बन जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा कि इनके ओवरी से बहुत सारे ओभा निकलेंगे, बहुत सारे ओभा निकलेंगे, ठीक है ना।
एक ही टाइम में बहुत सारे ओवा निकलेंगे, क्योंकि हायर अमाउंट में एफएसएच डाल दिया गया इनके शरीर में और एलएच। अब क्या करेंगे, डॉक्टर इसको प्राप्त कर लेंगे, इस ओवा को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ये तो फीमेल की बात हो गई। फिर क्या करेंगे, मेल से सीमेन प्राप्त करेंगे। मेल से क्या करेंगे, मेल से सीमेन प्राप्त करेंगे और इस सीमेन से स्पर्म जो है उसको बाहर निकाल लेंगे। स्पर्म को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और बाहर यानी शरीर से बाहर किसी माध्यम में, या फिर इस दोनों को, ओवा है स्पर्म है, इस दोनों को क्या करेंगे, एक पेट्री डिश में यानी प्लेट जैसा या फिर टेस्ट ट्यूब में ओवा को डाल देंगे और स्पर्म को डाल देंगे, ठीक है ना। और इसको प्रेरित करेंगे कि ये क्या हो जाए, एक दूसरे से फर्टिलाइज हो जाए। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जाइगोट बनेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा और टाइम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, वो डिवीजन शुरू हो जाता है ना बाप। चलिए ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया कि फर्टिलाइजेशन जो हुआ वो आउटसाइड दी बॉडी हुआ, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले करते हैं क्या कि पीड़ित स्त्री जो है उसके शरीर में हम एफएसएच और एलएच की अधिक मात्रा इंजेक्शन की सहायता से दे देते हैं, जिससे स्त्री में एक से अधिक की संख्या में अंडाणु अंडाशय से मुक्त होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली स्त्री में जो एफएसएच एलएच का लेवल होता है वो उतना ही होता है कि एक मंथ में एक ही ओवा का ओवुलेशन हो पाए, लेकिन यहाँ पर ओवरडोज दे दिया गया, इसलिए ओवुलेशन जो है एक से अधिक अंडाणु का हो गया। अब उस अंडाणु को प्राप्त कर लेते हैं। फिर चिकित्सक क्या करते हैं, उस अंडाणु को चिकित्सक द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। फिर पीड़ित स्त्री के पति से वीर्य प्राप्त कर शुक्राणु को अलग कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। फिर पीड़ित स्त्री से, स्त्री के पति यानी पहले जो है ओवा प्राप्त कर लिया गया किससे, स्त्री से। फिर जो पीड़ित स्त्री का जो पति है उससे वीर्य यानी सीमेन प्राप्त कर लिया गया, ठीक है। ओवा है ही इनके पास और यहाँ से वीर्य से ये स्पर्म बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना, स्पर्म बाहर निकाल लेंगे। और ये स्त्री से प्राप्त जो अंडाणु है और पति से प्राप्त जो शुक्राणु है उसको एक पेट्री डिश में, ठीक है, हमने कहा था ना, यहाँ पर देखिए हमारे पीछे दिख रहा होगा, पेट्री डिश में क्या है कि फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। यहाँ पर पेट्री डिश के अंदर क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो आउटसाइड दी बॉडी हुई, तो क्या हुआ कि स्त्री से पति प्राप्त अंडाणु एवं पति से प्राप्त शुक्राणु को एक पेट्री डिश में एक विशेष माध्यम में निषेचन के लिए डाल दिया जाता है, ठीक है। एवं अंडाणु को युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको डाल दिए मीडियम में, कुछ हम जो भी जरूरी पोषक तत्व तो होगा उसको उस मीडियम में डाल देंगे, पेट्री डिश में डाल देंगे, ताकि क्या हो, स्पर्म और ओवा एक दूसरे से मिल सके, फर्टिलाइजेशन हो सके और फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट बने, जाइगोट के बाद 2 सेल जाइगोट, 3 सेल जाइगोट, वैसे करके क्या है 8 सेल बनेंगे, मॉडुला, फिर 16 सेल, तो वो जो है जाइगोट जो है एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अंडाणु एवं निषेचन के लिए डाल देते हैं, एवं अंडाणु को युग्मनज, अंडाणु निषेचन हो जाएगा तो निषेचित हो जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा, या फिर अगर वो जाइगोट और थोड़ा डेवलप किया तो वो प्राइमरी एम्ब्रियो बनेगा यानी प्रारंभिक भ्रूण बनेगा। बात को समझ लीजिए, क्या कहा गया कि 8 सेल से नीचे है, ठीक है ना, 8 सेल से, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि जब स्पर्म और ओवा बनेंगे, मिलेंगे, स्पर्म और ओवा मिलेंगे तो बन जाएगा जाइगोट, ठीक है। और ये जाइगोट जो है 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, ये ऐसे ही क्या करेंगे, डेवलप होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये जो युग्मनज 8 सेल्स, अगर जो जाइगोट बना है यानी जो जाइगोट के बाद जो डिवीजन हुई है 8 सेल से नीचे है तो उसको हम जाइगोट ही कहते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और 8 से ऊपर चला गया तो उसको हम प्रारंभिक भ्रूण कह लेते हैं। तो एवं अंडाणु को क्या करते हैं, युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण निर्माण के लिए इसको प्रेरित किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, निर्मित युग्मनज को 8 ब्लास्टोमेयर तक, यानी कि 8 ब्लास्टोमेयर से नीचे ही होगा, ठीक है ना। तो 8 ब्लास्टोमेयर तक की स्थिति में, 8 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 8 से नीचे वो चलेगा 8 से ऊपर नहीं, तो 8 से ब्लास्टोमेयर तक की स्थिति में विशेष यंत्र की सहायता से फैलोपियन नलिका में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। तो बात को समझिए, यहाँ पर हमने क्या कहा, 8 ब्लास्टोमेयर तक यानी मैक्सिमम 8, लेकिन कोशिश है कि 8 से नीचे ही हो, तो 8 से नीचे होगा तो उसको हम जाइगोट कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, जाइगोट यानी युग्मनज कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया में क्या किया गया, बात को समझिएगा, युग्मनज को 8 ब्लास्टोमेयर से कम की स्थिति में वो डाल दिया गया, वो आर्टिफिशियली स्थानांतरित कर दिया गया फैलोपियन नलिका में। 8 की स्थिति में वो ट्रांसफर कहां कर दिया गया, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया। 8 से ये 16 होगा, 16 से 32 होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आगे चलकर ये इम्प्लांट हो जाएगा और ये लेडी क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी,
ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि 8 से कम ब्लास्टोमेयर की स्थिति में यदि हम युग्मनज को क्या करते हैं, यदि हम युग्मनज को फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कहाँ, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे क्या कह लेंगे, तो युग्मनज को, यहाँ जो युग्मनज था वो 8 ब्लास्टोमेयर से कम की स्थिति है, ठीक है ना। तो युग्मनज को अंतः डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी मतलब फैलोपियन नलिका, अंतः डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन नलिका में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरण, जिसको हम बोलेंगे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को इंट्राफैलोपियन यानी फैलोपियन नलिका के अंदर क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया, जिसको शॉर्ट में हम जिफ्ट कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर ना बाबू। तो जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और इस प्रोसेस का प्रयोग कब करते हैं, किस विधि में करते हैं, तो जिफ्ट जो हो गया ये उपविधि हो गया, किसका उपविधि हो गया, तो ये हो जाता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, यानी पात्रे निषेचन के दौरान, पात्रे निषेचन के दौरान क्या हुआ है, निषेचन जो करवाया गया पेट्री डिश में, और उसके बाद उस जाइगोट को 8 ब्लास्टोमेयर से कम की स्थिति में ट्रांसफर किया जा रहा है सीधे डिंब वाहिनी में फैलोपियन नलिका में, जिसको हम जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कह रहे हैं, यानी जिफ्ट कह रहे हैं। ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब ये बात ये उठता है, 8 से नीचे की स्थिति में हम ट्रांसफर करेंगे तो फैलोपियन नलिका में, 8 से ऊपर की स्थिति में ट्रांसफर करेंगे तो यूट्रस में करेंगे। बात समझ में आई, क्योंकि 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, तो ये आगे की ओर जब जाएगा तो ये आएगा तो यूट्रस में ही ना बाबू। लेकिन हमने क्या किया, 8 से ऊपर की ओर डेवलप कर दिया, यानी ये 16 हो गया, 32 हो गया, तो उस कंडीशन में हम उस एम्ब्रियो को, उस भ्रूण को हम फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको हम यूटरस में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर ना बाबू, उसको हम क्या करेंगे, यूटरस में ट्रांसफर करेंगे। तो ध्यान रखिए, या प्रारंभिक भ्रूण को जो क्या है 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक है, 8 ब्लास्टोमेयर से कम होगा तो फैलोपियन नलिका में प्रोसेस होगा जिफ्ट, 8 ब्लास्टोमेयर से ऊपर होगा तो यूटरस में, और उस प्रोसेस को बोलेंगे आईयूटी, ठीक है ना। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आईयूटी। बात समझते हैं, आईयूटी क्या होता है, प्रारंभिक भ्रूण जो कि 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक की स्थिति में है, उसको सीधा गर्भाशय में परिवर्धन के लिए, इंप्लांटेशन के लिए स्थानांतरित कर देते हैं, जिसे हम अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण या फिर इंट्रा, किसके अंदर डाले, यूटराइन के अंदर। तो इंट्रा यूटराइन मतलब क्या हुआ कि गर्भाशय में हमने क्या कर दिया, डाला, किसको डाल दिया, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। तो वो जो एम्ब्रियो था जो कि 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक की स्थिति में था, हमने उसको डाल दिया कहाँ, यूटरस में डाल दिया, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या बोले, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो यहाँ पर दो मेथड यूज होते हैं, एक यदि 8 ब्लास्टोमेयर से नीचे की स्थिति है तो फैलोपियन नलिका में डालेंगे, प्रोसेस होगा जिफ्ट, ZIFT जिफ्ट, ठीक है ना, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर ना, बार बार रिपीट कर रहे हैं। 8 ब्लास्टोमेयर से ऊपर की स्थिति होगा तो डालेंगे हम यूटरस में, जिसको हम बोलेंगे IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहेंगे। क्लियर ना, जब इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कर दिए, एम्ब्रियो जो है उसको हम ट्रांसफर कर दिए यूटरस में, और यूटरस वो ठीक ठाक था, डॉक्टर ने चेक किया था कि बाकी आगे की प्रक्रिया ठीक ठाक चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, यूटरस में ट्रांसफर कर दिया इस भ्रूण को, ये इम्प्लांट हो जाएगा, लेडी क्या प्रेग्नेंट हो जाएगी, और आगे चल के इस बच्चे का क्या होगा, जन्म होगा। तो क्या हुआ कि प्रारंभिक भ्रूण यानी कि 8 ब्लास्टोमेयर से अधिक की स्थिति में सीधा कहां, गर्भाशय में परिवर्धन हेतु स्थानांतरित कर देते हैं, जिसे अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण या इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर या फिर शॉर्ट में IUT कहते हैं। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, IUT कहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे की प्रक्रिया जो है फैलोपियन नलिका में यदि ट्रांसफर हुआ है तो भी नॉर्मल चलेगी, और यदि यूटेरस में ट्रांसफर हुआ है तो भी नॉर्मल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और उस जो दंपति है उसको संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं। तो पहला कंडीशन था यदि फैलोपियन नलिका ब्लॉक्ड है, अवरुद्ध है, तो इतना प्रोसीड्यूर करना पड़ेगा, और ये प्रोसीड्यूर सारा जो है काफी महंगा प्रोसीड्यूर है, ठीक है। नेक्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में ही बोला जा रहा है। देखिए क्या किया जा रहा है, देखते हैं इस डायग्राम को। देखिए क्या किया गया कि फर्टिलाइजेशन जो करवाया गया, सबसे पहले तो क्या हुआ कि इग को पिक किया गया, यहां से इग को प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद स्पर्म को प्राप्त कर लिए, ठीक है, और इस दोनों को, इग को भी डाल दिया गया, इग को भी डाल दिया गया पेट्री डिश में, और स्पर्म को भी डाल दिया गया पेट्री डिश में। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, लेबोरेटरी में पेट्री डिश में, यानी कि इग का जो फर्टिलाइजेशन हुआ आउटसाइड द बॉडी, इसीलिए तो बोल रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, ठीक है ना। किए इसको थोड़ा सा हम आगे समझेंगे।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, समझ ही लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या है कि यदि ऐसा देखने को मिलता है कि हो क्या रहा है कि प्रॉब्लम दोनों में, मेल में भी है और फीमेल में भी। फीमेल में प्रॉब्लम क्या है कि ओवा नहीं या फिर कह सकते हो ओवा बन रहा है लेकिन फेलोपियन नलिका अवरुद्ध है। मेल में प्रॉब्लम क्या है कि स्पर्म बन रहा है लेकिन उसमें निषेचन की क्षमता नहीं है, तो वहां पर जबरदस्ती निषेचन कराना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं कि फीमेल से ओवा प्राप्त कर लेते हैं, मेल से स्पर्म प्राप्त कर लेते हैं, और यहाँ पर केयरफुल्ली जबरदस्ती स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म में क्या था कि फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं थी, तो यहाँ पर इक्सी प्रोसेस का यूज करते हैं। आई थिंक हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर इक्सी प्रोसेस का यूज करते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ठीक है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन। यहाँ भी फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर ही कराया जा रहा है, लेबोरेटरी में कराया जा रहा है, लेकिन थोड़ा मेहनत का तरीका है। यहाँ पर क्या करते हैं कि स्पर्म को लोड करते हैं, स्पर्म को लोड करते हैं बहुत ही बारीक सुई में, और सुई में लोड करके उसको सीधा अंडाणु के अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाए, करके इसको फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद इसको जाइगोट बनने देते हैं, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद इसको क्या है, जाइगोट बनने देते हैं। यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो इग जो है दो सेल में देखिए यहाँ पर दो न्यूक्लियस जो है एक दूसरे से मैच कर रहा है, तब जाकर एक सिंगल सेल बना, ये जाइगोट है। ये जाइगोट डिवाइड हुआ, क्लीवेज शुरू हो गई, तो दो सेल हो जाएगा, यानी कि 2 ब्लास्टोमेयर स्थिति आ जाएगी, 4 ब्लास्टोमेयर स्थिति आ जाएगी, फिर जाकर 8 ब्लास्टोमेयर स्थिति आ जाएगी। 8 से नीचे ट्रांसमिट करेंगे तो इसको बोलेंगे जिफ्ट, 8 से ऊपर की स्थिति में करेंगे तो उसको बोलेंगे IUT कहेंगे, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर कहेंगे। क्लियर ना बाबू? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे कंडीशन पे चलते हैं। दूसरा कंडीशन, यदि स्त्री में जो मादा युग्मक है अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अंडाणु का निर्माण नहीं हो रहा है तो अंडाणु तो कहीं दूसरे से लाना पड़ेगा, तो वहां पर फिर से डोनर बैंक काम में आएगा। जिस तरह से डोनर बैंक स्पर्म को दे रहा है उस तरह से वो अंडाणु को भी दे। क्लियर ना? तो करते क्या है ना, यहाँ पर डोनर की जरूरत पड़ जाएगी, तो जो डोनर स्त्री है, यानी कि पता चला कि हाँ कोई महिला जो है अपने ओवा को देना चाह रही है, वो डोनर हो गया, ठीक है ना। डोनर स्त्री को क्या है, वही प्रोसीड्यूर करते हैं, ये हाई लेवल पर FSH और LH की अधिक मात्रा जो है इंजेक्शन की सहायता से दी जाती है, जिससे क्या होगा, डोनर के बॉडी में, जो कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको हमारे कह सकते हैं कि जो इनफर्टिलिटी सेंटर में जो दंपति पहुंचे, उसकी जो फीमेल है उसके शरीर में ओवा नहीं बन रहा है, तो उसके शरीर में नहीं बन रहा तो ओवा कहीं से लाना पड़ेगा। तो जो डोनर है, जो जिसने अपने अंडाणु को दान करने की सोची है, उसके शरीर में क्या कर रहे हैं, FSH और LH की हायर अमाउंट जो है डाला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है FSH LH का हायर अमाउंट डालेंगे फीमेल में तो क्या होगा, एक से अधिक अंडाणु का, यानी कि दाता का जो शरीर है, स्त्री के शरीर है, उसमें एक से अधिक अंडाणु का निर्माण होगा। उस अंडाणु को प्राप्त कर लेंगे, फिर उस अंडाणु को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, फिर पीड़ित स्त्री के पति से, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने क्या किया, दाता से ओवा प्राप्त किया, अब जो पीड़ित स्त्री है उसके पति ठीक ठाक थे, उसके स्पर्म प्राप्त करके उसको प्राप्त कर लेते हैं और उससे शुक्राणु को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म जो यूज हो रहा है वो हस्बैंड का हो रहा है, लेकिन ओवा जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, डोनर का हो रहा है, ठीक है। और इस दोनों का फर्टिलाइजेशन जो है आउटसाइड द बॉडी जो है किसी पैट्री डिश में कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इसको आगे की प्रक्रिया या तो हम जिफ्ट कर ले या तो हम गिफ्ट कर ले, जिफ्ट कर ले या तो IUT कर ले, जिफ्ट कर ले या तो IUT कर ले। देखिए यहाँ पर पीड़ित से क्या किया, पीड़ित जो दाता था उससे ओवा प्राप्त कर लिए, पीड़ित स्त्री के पति से क्या किया, स्पर्म प्राप्त कर लिया, और दोनों को पैट्री डिश में उसका निषेचन करवा के उसको युग्मनज में कन्वर्ट कर दिए या फिर प्रारंभिक भ्रूण में कन्वर्ट कर दिए। 8 से नीचे है तो युग्मनज, 8 से ऊपर है प्रारंभिक भ्रूण निर्माण हेतु प्रेरित करते हैं, ठीक है। और फिर प्रक्रिया सेम जो कि पिछले प्रोसेस में आपने समझा था, या तो 8 से नीचे की स्थिति में हम फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दें, स्त्री जो पीड़ित है, जो प्रेग्नेंट होना चाह रही है, उसके फेलोपियन नलिका में हम 8 से नीचे के 8 ब्लास्टोमेयर से नीचे की स्थिति में यदि हम जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं तो जिफ्ट हो जाएगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अगर 8 से ऊपर है तो हमको यूट्रस में करना पड़ेगा, तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर प्रक्रिया द्वारा दोनों में से कोई प्रक्रिया में यूज करेंगे, और डॉक्टर क्या करेगा, पीड़ित स्त्री के फेलोपियन नलिका में कब डालेगा, जब जिफ्ट यूज करेगा, गर्भाशय में डालेगा जब IUT यूज करेगा, और दोनों में से कोई यूज करके स्थानांतरित कर देगा, फिर आगे की प्रक्रिया जो है नॉर्मली चलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आगे का प्रक्रिया नॉर्मल चलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कहाँ
आईवीएफ प्रोसेस से जाइगोट को जो है वो प्लेस किया जा रहा है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में प्लेस किया जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आईयूटी हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, मेरे पीछे जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पर आईयूटी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर यूटरस में ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ पर फैलोपियन नलिका में जिसको हम जिफ्ट कह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर यूटरस में जिसको हम आईयूटी कह रहे हैं, क्लियर है। तो दोनों में से कोई प्रोसेस यूज कर ले, आगे इम्प्लांटेशन होगा, उस बच्चे का जो है ग्रोथ होगा और देन आफ्टर उसका बर्थ हो जाएगा, क्लियर है। तो ये भी प्रक्रिया काफी महंगी है। नेक्स्ट तीसरी स्थिति देखते हैं, यदि नर के शुक्राणु में निषेचन की क्षमता नहीं है, अभी हमने इक्सी का बात किया था, निषेचन की क्षमता नहीं है, स्पर्म बन रहा है मेल में, फीमेल में ओवा बन रहा है, लेकिन स्पर्म जो है वो इसमें निषेचन की क्षमता नहीं है, मतलब वो शरीर के अंदर निषेचन नहीं हो सकता, मतलब अब निषेचन बाहर शरीर से कराना पड़ेगा और जबरदस्ती कराना पड़ेगा, आया ना। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे डॉक्टर, क्या करते हैं, सेम शुरू का प्रोसेस सेम होता है, मादा में एफएसएच और एलएच अधिक की मात्रा में देते हैं ताकि एक से अधिक, जितना ज्यादा अंडाणु डॉक्टर के पास होगा फर्टिलाइजेशन में उतनी अधिक सुविधा होगी। एफएसएच एलएच दे दिए मेल फीमेल को, ठीक है, क्या होगा, तो अधिक मात्रा में अंडाणु बनेंगे, फिर उस अंडाणु को वो कलेक्ट कर लेगा डॉक्टर, फिर नर के पास जाएगा, नर से वीर्य प्राप्त करेगा और उससे स्पर्म को कलेक्ट कर लेगा, ठीक है, और फिर शरीर से बाहर पेट्री डिश में निषेचन कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यह ऑटोमेटिक निषेचन नहीं होगा, क्योंकि रीजन क्या देखने को मिला, शुक्राणु में निषेचन की क्षमता ही नहीं है, तो यहाँ थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ेगा। क्या जबरदस्ती करेंगे, डॉक्टर क्या करेंगे, प्राप्त शुक्राणु को निषेचन की क्षमता नहीं होती है, यानी कि जो स्पर्म प्राप्त हुआ है उसमें निषेचन की क्षमता नहीं है, प्रॉब्लम तो यही थी, सॉल्यूशन इसका निकाल रहे हैं, तो करते क्या है, तो निषेचन के लिए शुक्राणु को एक बारीक सुई युक्त इंजेक्शन में डाल देते हैं, यानी देख रहे हो यहाँ पर एकदम काफी छोटा सा इग को जो है मैग्नीफाई करके दिखाया जा रहा है, ये इग है, ठीक है, और ये स्पर्म को जो है इसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ स्पर्म को इसके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, किससे, बहुत ही बारीक इंजेक्शन नीडल से, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत ही बारीक इंजेक्शन नीडल से, ठीक है। तो ये इग के अंदर क्या किया गया, इग के अंदर क्या किया गया, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, तो स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया गया, तो ये जो इग है बाबू, इग के किस हिस्से में इंजेक्ट किया जा रहा है, तो साइटोप्लाज्म में, ठीक है, आपको पता है ना, ये इग का झिल्ली होगा, जोना पैलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, जो भी, ठीक है, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म, इग का जो साइटोप्लाज्म है उसमें सीधा ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब क्या किया जा रहा है, इंट्रा, अंदर, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, किसको ट्रांसफर कर रहा है, स्पर्म को कर रहा है, किसको ट्रांसफर कर रहा है, स्पर्म को कर रहा है, और इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, इक्सी कह रहे हैं, इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं, इक्सी कह रहे हैं, ठीक है ना, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, यानी कि इग के साइटोप्लाज्म में एक नीडल, बारीक सी नीडल की सहायता से स्पर्म को सीधा साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्लियर ना। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा कि चूंकि प्राप्त शुक्राणु में निषेचन की क्षमता नहीं है, तो निषेचन के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिक तो यहाँ होगा नहीं, ऑटोमेटिक तो यहाँ होना नहीं है, तो निषेचन के लिए जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो निषेचन के लिए शुक्राणु को एक बारीक सुई युक्त इंजेक्शन में लोड किया जाता है और सीधा अंडाणु के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिस विधि को क्या कह लेते हैं, तो अंतराकोशिकीय शुक्राणु स्थानांतरण या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म ट्रांसफर, और ये आपका इसका शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए, इक्सी, सीधा पूछ देते हैं इक्सी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रांसफर हटा दीजिएगा और यहाँ पर लिख लीजिएगा इंसेमिनेशन, सॉरी बाबू, इंसेमिनेशन, इसको सुधार लीजिएगा, इंसेमिनेशन, ठीक है ना, इंसेमिनेशन, क्योंकि इंसेमिनेट किया जा रहा है इग के अंदर, ठीक है ना, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, थोड़ा सा इसमें क्या है, इंसेमिनेशन, थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और जब इंसेमिनेट कर दिया मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो बन गया जाइगोट, जाइगोट को कोशिश करेंगे, ये जाइगोट को या तो ये 8 ब्लास्टोमेयर से कम की स्थिति में है तो इसको ट्रांसफर कर देंगे जिफ्ट प्रोसेस द्वारा, ठीक है ना, अगर 8 से अधिक की स्थिति में तो इसको आईयूटी प्रोसेस यूज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आईयूटी प्रोसेस यूज कर लेंगे। तो ऐसे ही प्रक्रिया करके फीमेल बॉडी के यूट्रस में या फिर फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देंगे और आगे की प्रक्रिया सामान्य चलेगी, ठीक है। तो ये था आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ध्यान रखना, निषेचन की जो क्रिया होगी वो शरीर से बाहर होगी। आपने देखा कि इसके अंदर कुछ सब मेथड्स भी यूज होते हैं, जैसे आपका जिफ्ट,
जैसे आपका आईयूटी और लास्ट में आपने क्या पढ़ा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन या फिर ICSI। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा उपविधि है या फिर निम्न में से कौन सी विधि है जिसमें फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर होता है, तो जिप्ट में भी फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर कराया जाता है, फिर जिप्ट यूज होता है। आईयूटी में भी शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन करा के इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर करता है, और ICSI में भी फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर करा के फिर आपका जिप्ट या आईयूटी की प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर ना बाबू? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जामिनेशन पूछ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक मेरे पीछे जो है एक पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है ना, काफी खुश है, बात कर लेंगे ये है क्या, ये है कौन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं जनरल नॉलेज के लिए। क्लियर ना? तो आप ये जो अभी आपने पढ़ा था आईवीएफ मेथड यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर यह एक यूनिक मेथड है जहाँ पर डॉक्टर का ये प्रयास रहा कि इनफर्टिलिटी जो एकदम कॉम्प्लेक्स इनफर्टिलिटी का शिकार जो स्त्री है उसको भी संतान उत्पत्ति में सहायता मिल सके, ठीक है ना। तो शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन करवा के वह कौन सा बच्चा है जिसको जन्म दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दुनिया का जो सबसे पहला आईवीएफ बेबी था, इन विट्रो फर्टिलाइज्ड जो बेबी था दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, ठीक है ना, उसका जन्म जो हुआ था 25 जुलाई 1978 में। 25 जुलाई 1978 में उसका जन्म हुआ था और उसका जो नाम था लुइस जॉय ब्राउन। उसका जो नाम था लुइस जॉय ब्राउन, ये नाम आपको याद होना चाहिए। और ये व्यक्ति कहाँ का है, तो ये है इंग्लैंड का, ठीक है। तो लुइस जॉय ब्राउन का जो जन्म हुआ है वो कौन से मेथड द्वारा हुआ है, आईवीएफ मेथड के द्वारा होगा, आईवीएफ मेथड के द्वारा हुआ है। क्लियर ना बाबू? तो यहाँ पर आप इसको एक्स्ट्रा मेंशन कर लीजिएगा कि दुनिया का सबसे पहला जो है आईवीएफ बेबी कौन है, उसका जन्म कब हुआ, तो 25 जुलाई 1978 में। नाम क्या है, लुइस जॉय ब्राउन। ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। और वह कौन से डॉक्टर है जो इसने सबसे पहले ये कारनामा कर दिखाया, तो ये कारनामा सबसे पहले जो किया रॉबर्ट एडवर्ड, ठीक है ना, रॉबर्ट एडवर्ड थे, जिनकी वजह से फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हुआ और उससे नॉर्मल बेबी का जो है जन्म हुआ, लुइस ब्राउन नाम है, ठीक है ना। तो बर्थ जो है 25 जुलाई 1978, लुइस जॉय ब्राउन इंग्लैंड के हैं और ये रॉबर्ट एडवर्ड के द्वारा जो है इनका जो है आईवीएफ कराया गया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया गया था। क्लियर ना? ये तो हो गई पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली, कहाँ, इंग्लैंड में। अब दूसरी, पूरे वर्ल्ड की दूसरी कौन था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जान के हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले तो इंग्लैंड में जो है एक बच्चे का जन्म हुआ, दूसरा इंडिया के अंदर हुआ, ठीक है ना, इसीलिए इसको जो है जनरल नॉलेज में पूछ देते हैं। दूसरा कहाँ हुआ, इंडिया के अंदर हुआ। तो पूरे वर्ल्ड का जो दूसरा बेबी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था। ये ध्यान रखना, पहले बेबी का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, दूसरे बेबी का जन्म इंडिया में हुआ था, ठीक है ना बाबू। इसका मतलब ये हो गया कि चलिए, और ये जो दूसरा पूरे वर्ल्ड का जो दूसरा आईवीएफ बेबी है उसका जन्म कब हुआ था, तो उसी साल हुआ था। आप साल देख सकते हो, ईयर, कुछ ही दिनों का डिफरेंस है या फिर कह सकते हो कुछ महीनों का डिफरेंस है, ठीक है ना। 1978 और 1978, यानी दुनिया का जो पहला बेबी जन्म इंग्लैंड में हुआ था वो 1978 में ही हुआ था, और दुनिया का जो दूसरा बेबी का जन्म हुआ वो भी 1978 में हुआ। थोड़ा सा डिफरेंस है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कुछ महीनों का डिफरेंस है। ये 25 जुलाई और दुनिया का जो है दूसरा बच्चा जो हुआ था आईवीएफ बेबी, दूसरा जो आईवीएफ बेबी है वो, उसका जन्म जो हुआ था 3 अक्टूबर 1978 में, ठीक है ना। और नाम जो शुरुआती में इसको रखा गया था दुर्गा रखा गया था, लेकिन अभी जो इनका नाम है कानुप्रिया अग्रवाल, ठीक है ना, गूगल आप करके चेक कर लीजिएगा, ये पिक्चर है उनका, ठीक है ना। कानुप्रिया अग्रवाल जो है ऑलमोस्ट अभी जो है 40-42 साल के है, क्लियर ना। चलिए 42 साल के। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दुनिया का जो दूसरा आईवीएफ बेबी है उनका जन्म इंडिया में हुआ। कौन से दिन हुआ, 3 अक्टूबर 1978। पहले उनका नाम रखा गया दुर्गा, ठीक है, फिर उसका नाम जो है कानुप्रिया अग्रवाल कर दिया गया। कौन से डॉक्टर थे, ठीक है ना, तो ये डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो ये जो कानुप्रिया अग्रवाल है जिसको हम दुर्गा भी कहते हैं, ये दुनिया की दूसरी आईवीएफ बेबी है और इंडिया की पहली आईवीएफ बेबी है, ठीक है ना। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी यानी वर्ल्ड की फर्स्ट आईवीएफ बेबी इन द वर्ल्ड कौन है, तो लुइस जॉय ब्राउन है।
ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे फर्स्ट आईवीएफ बेबी इन इंडिया, यानी इंडिया के फर्स्ट आईवीएफ बेबी कौन है, तो वह है कानुप्रिया अग्रवाल यानी दुर्गा, ठीक है ना। तो फर्स्ट आईवीएफ बेबी ऑफ इंडिया इज दुर्गा यानी कानुप्रिया अग्रवाल, ठीक है ना। कौन से डॉक्टर के देखरेख में ये काम हुआ, तो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, ठीक है। तो ये था ऑल ओवर आपका, ये ऑल ओवर जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्लियर ना। तो सबसे पहले हमने कवर किसको किया, आर्टिफिशियल। सबसे पहले तो हमने समझा कि इनफर्टिलिटी क्या होता है, फिर हमने इनफर्टिलिटी के कुछ मेन रीजन को समझा, फिर हमने मेल में इनफर्टिलिटी के रीजन को समझा, फिर हमने फीमेल में इनफर्टिलिटी के रीजन को समझा, फिर हमने इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होता है यानी एआरटी का डेफिनेशन को हमने समझा। एआरटी के अंदर कितने मेथड्स होते हैं, उसमें से हम पहला मेथड पढ़े थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दूसरा हमने पढ़ा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा इन वीवो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर कराया जाएगा, ठीक है ना, नेचुरल तरीके से होगा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जीवे निषेचन का मतलब हो गया, इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है, क्लियर ना। तो देखते हैं यहाँ पे जीवे निषेचन क्या होता है। जीवे निषेचन क्या होता है, यानी कि इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इन वीवो का मतलब ही होता है इनसाइड द बॉडी, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप जानते हो ना, फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनसाइड द बॉडी, नीचे जरा सा लिख के बताइएगा, नीचे जरा सा लिख के बताइएगा वह कौन कौन से जंतु हो सकते हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं कर सकते। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वह कौन से जंतु हो सकते हैं, यानी कि कोई एक जंतु का नाम बताना है जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम रूप से विडिसेचन हम नहीं कर सकते, क्लियर ना। चलिए, जीवे निषेचन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करना। व्हाट डू यू मीन बाई इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, यदि निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर प्राकृतिक माध्यम में हो, यदि निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर प्राकृतिक माध्यम में हो, हमने बताया ना इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, यानी कि इन नेचुरल मीडियम, यदि निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर प्राकृतिक माध्यम में हो, तो इस प्रकार के निषेचन को जीवे निषेचन यानी इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जीवे निषेचन यानी इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है, क्लियर ना। यदि स्त्री, अब यहाँ पर इस मेथड का प्रयोग हम कब करें, देखिए यहाँ पर कब करेंगे, यदि स्त्री जो है वो अंडाणु का निर्माण नहीं कर सकती है, लेकिन उनके शरीर में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। पिछले में फर्टिलाइजेशन में ब्लॉकेज आ रहा था, कभी फैलोपियन नलिका ब्लॉक था, फैलोपियन नलिका में इन्फेक्शन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्त्री जो है वो अंडाणु निर्माण नहीं कर रही है, उसके अलावा सारा कुछ नॉर्मल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरूरत होगी डोनर से हम क्या करें, युग्मक को लाए और उस युग्मक को ट्रांसफर कर दे इस स्त्री के फैलोपियन नलिका में, फिर आगे का प्रोसेस आराम से चलेगा। तो स्त्री जो है वो अंडाणु का निर्माण नहीं कर रही है, लेकिन निषेचन इसके शरीर में हो सकता है, अंतरारोपण हो सकता है, भ्रूण का परिवर्तन हो सकता है और ये एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकता है, ठीक है ना। तो इस विधि में हम तो दंपति की बाध्यता को दूर करने के लिए हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन पिछले बार में फर्टिलाइजेशन में रुकावट आ रही थी, तो वहां पर हम फर्टिलाइजेशन शरीर से बाहर करा रहे थे। लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, फैलोपियन नलिका ठीक ठाक है, यूट्रस ठीक ठाक है, सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ क्या है, ओवरी से ओवा रिलीज नहीं हो रहा है। तो हम डोनर से ओवा लाएंगे, यानी कि गैमेट लाएंगे और उस गैमेट को जो पीड़ित स्त्री है उसके फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देंगे, काम क्लियर। तो देखिए इस विधि में करते क्या है, तो इस विधि में दाता से प्राप्त अंडाणु, अब निषेचन को और भी कहने के लिए कि निषेचन की प्रोबेबिलिटी और बढ़ाने के लिए अगर हम डोनर का ओवा यानी गैमेट को तो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि नर का जो है स्पर्म है उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं एक ही साथ, ठीक है ना। तो नर का गैमेट और मादा का गैमेट मादा शरीर के फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देंगे, याद रखना गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे गैमेट, गैमेट युग्मक, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट को हम फैलोपियन नलिका के अंदर क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित कर रहे हैं, ठीक है ना।
ताकि वहां पर नेचुरल तरीके से क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो, नेचुरल तरीके से इम्प्लांटेशन हो, नेचुरल तरीके से डेवलपमेंट हो। तो सब कुछ के लिए तो ये क्या कर सकती है, ये सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये अंडाणु का निर्माण शरीर नहीं कर पा रही है। तो इस केस में डोनर से ओवा डाल देते हैं, स्पर्म जो है वो इनके हस्बैंड का ही डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्टिलाइजेशन होगा, आगे सब कुछ ठीक ठाक है। इस विधि में दाता से क्या करते हैं, अंडाणु प्राप्त कर पीड़ित स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिस प्रक्रिया को युग्मक, क्योंकि युग्मक डाल रहे हैं, युग्मक कहां से ला रहे हैं, युग्मक तो हम पीड़ित स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं, दाता से ला रहे हैं, डोनर से, क्योंकि ये स्त्री जो है युग्मक नहीं बना सकती। तो डोनर से हमने ओभा को लाया और क्या किया, उसके फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित। देखिए यहाँ पर ओभा को क्या कर रहे हैं, ओभा को गिफ्ट, ठीक है ना, गैमेट को इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कर रहा है ओभा को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जिस प्रक्रिया में युग्मक, जिस प्रक्रिया को हम अंतराफैलोपियन स्थानांतरण या फिर गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहेंगे, शॉर्ट में गिफ्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो गिफ्ट जो प्रोसेस होता है ZIFT, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, वो प्रक्रिया यूज होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, यानी कि जब हम पात्र निषेचन में। लेकिन गिफ्ट जो प्रोसेस यूज होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। गिफ्ट जो प्रोसेस यूज होता है वो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में, यानी शरीर के अंदर ही जब फर्टिलाइजेशन करवाना होता है तो गैमेट को सिर्फ ट्रांसफर कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और निषेचन वही होता है शरीर के अंदर, और फैलोपियन नलिका में प्राकृतिक रूप से होती है, एवं आगे की प्रक्रिया जो है समान तरीके से चलती है, कोई दिक्कत। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, एम्ब्रायोनल डेवलपमेंट होगा, बच्चे का जन्म होगा, और ये जो है बाध्यता से छुटकारा पा लेंगे। क्लियर ना बाबू। हमने अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सा जंतु है, ठीक है ना, जिसमें हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते, यानी कि हम उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते। तो आपको सिंपल सा आंसर करना है कि कौन से जंतु में इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलती है, उसमें हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन नहीं करा सकते, ठीक है ना। आंसर आप दे दीजिएगा नीचे, हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप समझ गए। तो अभी तक हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को कवर कर चुके हैं, हम आज जानते हैं, ठीक है ना, या फिर आज हम जान चुके हैं कि जिफ्ट क्या होता है, आज हम जानते हैं कि IUT क्या होता है, आज हम जानते हैं कि गिफ्ट क्या होता है, ठीक है ना। आज हम जानते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारे कुछ की जानकारी जो है आज के दिन हमको पता चल गई। क्लियर ना बाबू। फिर भी आप NCERT रीड कीजिए, वहां से कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम STI की बात करेंगे, और काफी छोटा सा चैप्टर है, 100% NCERT से ही हम चलेंगे, काफी छोटा सा चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नहीं है उसका, काफी छोटा सा टॉपिक है, हम उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। क्लियर। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे, या फिर आप कह सकते हो कि आप यहाँ पे इसके कमेंट में भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, हम देखेंगे, उसका आंसर कर देंगे। उसके अलावा क्या है कि आपको जहां से भी ऑब्जेक्टिव मिल पाए NCERT बेस्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए कि आप अपने बोर्ड्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस जो है 2010 से जो है क्वेश्चन लीजिए, उस क्वेश्चन से ढूंढिए कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है ना। और अगर बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर बन रहा है तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर को आपने अच्छे से कवर किया और 100% NCERT को कवर किया। क्लियर ना बाबू। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जो है उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।